नमस्कार। द नागरिक में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम 7 दिन 7 पत्रकार। 2014 में प्रधानमंत्री ने वादा किया था देश से कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां देंगे। 10वां साल है उनका। 20 करोड़ लोगों को नौकरी मिल जानी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो ये नेता जो वादे करते हैं वो निभाते नहीं हैं और युवा बेरोजगारी की वजह से भटकते रहते हैं, इस शहर से उस शहर, उस शहर से उस शहर। अभी बिहार सरकार ने शिक्षकों की बहाली निकाली। कुछ 1,70,461 पदों पर बहाली होनी थी। इसमें प्राइमरी टीचर 79,943, सेकेंडरी टीचर 32,916 और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर 57,602, कुल 1,70,471 पदों पर बहाली होनी थी। और ये 24 तारीख को एग्जाम हुआ पहला, फिर जो है 25 तारीख को एग्जाम हुआ और अभी ये 26 तारीख आज है, आज भी एग्जाम चल रहा है। तो 3 दिनों से बिहार में जो है वो परीक्षाओं का दौर चल रहा है और उसके लिए 840 से ज्यादा सेंटर बनाए गए हैं पूरे बिहार में। और कहा जा रहा है कि बिहार के जो है लाखों लड़के, कुल मिलाकर के बताया जा रहा है 25 लाख से ज्यादा लड़कों ने या लड़कियों ने, लड़के लड़कियों ने, अभ्यर्थी जिनको कहते हैं, जो नौकरी के लिए इच्छुक होते हैं उनको अभ्यर्थी कहा जाता है। तो 25 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने एप्लीकेशन किया है, उसमें बिहार से बाहर के लोग भी। ये पहली बार मैं सुन रहा हूं कि बिहार के बाहर के लोग भी बिहार में नौकरी करने के लिए एग्जाम देने आ रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। और 1,70,461 पदों पर बहाली, मेरा ख्याल है पूरे देश में एक समय में इतनी बड़ी बहाली कभी हुई नहीं। तो नीतीश कुमार जो है इस बार लगता है कुछ अलग करने के मूड में, और अलग करने के मूड में ये है कि आप जानते हैं कि बिहार में क्या पूरे देश में शिक्षा व्यवस्था की हालत बड़ी खराब है। केंद्र सरकार भी लगातार बजट में कटौती कर रही है और उसके लिए शिक्षा से ज्यादा जरूरी मंदिर और गर्व से कहो हम हिंदू हैं हो गया। हमारा समाज भी हिंदू मुसलमान के बीच बटा हुआ है, उसके लिए शिक्षा गौन हो गया, बेरोजगारी गौन हो गई। समय समय पर बच्चे आंदोलन करते, युवा आंदोलन करते हैं, लेकिन वो आंदोलन जो है न कारखाने में तूती की तरफ। तो इस तरह से अगर कोई सरकार सोच रही है कि हम व्यवस्था ठीक करेंगे, और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार जो है एजुकेशन व्यवस्था को ठीक करने में लग गए, और के पाठक को इसीलिए उन्होंने, जो कड़क अधिकारी माने जाते हैं, आईएएस ऑफिसर माने जाते हैं, उनको लगा दिया गया है वहां। और बतलाया जा रहा है कि के पाठक जो है एकदम डिक्टेटर की तरह बिहेव कर रहे हैं और जहां उनको गड़बड़ लग रहा है वहां वो ठीक कर रहे हैं। और नतीजा है कि जो है जब भी एग्जाम होते हैं देश में, कहीं भी होते हैं, बिहार उसका उदाहरण केवल नहीं है, तो पेपर लीक जो है एक आम छवि बन गई है कि पेपर लीक होगा ही, चाहे वो 10वीं का एग्जाम हो रहा हो या नौकरी के लिए एग्जाम हो रहा हो, कोई भी एग्जाम हो रहा हो, पेपर लीक होना एकदम जरूरी हो जाता है। लेकिन बड़े अच्छी बात है कि पेपर लीक की भी कोई घटना नहीं हुई, ऐसी कोई खबर नहीं है किसी, मैंने सारे अखबारों को लगभग देखा, कहीं पेपर लीक की बात नहीं हुई। हाँ, ये बात हुई है कि जो है इतनी बड़ी भीड़ जो है, तो ट्रेन में, बसों में, होटलों में ठहरने के लिए, खाने के लिए बड़ी परेशानी उठानी पड़ी छात्रों को, क्योंकि 25 लाख से ज्यादा जब आ जाएंगे अलग अलग शहरों में, जो 35 जिले हैं और 35 जिलों के सेंटरों पर, तो जाहिर है वो चीजें होंगी। लेकिन लगभग शांतिपूर्ण तरीके से 2 दिन का एग्जाम खत्म हुए हैं और आज तीसरा दिन चल रहा है। और एक जो है सबसे अभी जो है टॉक ऑफ द स्टेट जिसको कहिए, वो बिहार में यही चल रहा है। 1,70,461 पदों पे जो शिक्षक की बहाली हो रही है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और इसके पहले बड़ा ये हुआ कि जो है बीपीएससी से एग्जाम कराया जा रहा है, तो कई सारे शिक्षक परेशान हुए जो पढ़ा रहे थे पहले से, जो एग्जाम देना चाह रहे थे उन सबको परेशानी हुई, तरह तरह से हड़तालें की गई, तरह तरह के आरोप लगाए गए, लेकिन नीतीश कुमार अडिग रह गए और उन्होंने कहा कि वही होगा जो करेंगे। इसमें यह भी विवाद आया कि जो शिक्षा मंत्री है चंद्रशेखर आजाद, उनको सुपरसीड कर गए के पाठक, और यह चर्चा चली कि भाई जो एक हमारा लोकतांत्रिक व्यवस्था है, इस व्यवस्था में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि सबसे इंपॉर्टेंट है और अफसरों को उनके नीचे रहना होगा, उनकी बात मानना होगा।
लेकिन यहाँ हो उल्टा रहा है। के पाठक जो है, जो शिक्षा के लिए लाए गए हैं, शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए लाए गए हैं, वो शिक्षा मंत्री की बात नहीं सुन रहे। शिक्षा मंत्री से उनकी झड़प भी हुई और नीतीश कुमार ने जो है शिक्षा मंत्री के बजाय जो है के पाठक जी को प्रश्रय दिया, उनको आगे बढ़ाया। तो इससे एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो व्यवस्था की चूक मानी जाती है या गलत माना जाता है, वो भी नीतीश कुमार पे आरोप लग रहा है और वो आरोप गलत नहीं है। आप रातों रात अगर व्यवस्था सुधारने की जिद मान लेते हैं कि हम रातों रात सुधार देंगे, तो ये भी गलत बात है। ठीक है कि आपकी मंशा सही है कि आप चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में सुधार हो जाए, लेकिन आप 18 साल से शासन में है, 2005 में शासन में आए थे, 2023 है, 18 साल से ये नींद क्यों नहीं खुली आप? 18 साल से आप क्या कर रहे थे? अचानक जो है अब जो है क्यों आपको लग रहा है कि शिक्षा व्यवस्था में आमूल चूल परिवर्तन कर देना चाहिए? हालांकि ये बात सही है कि लड़कियों की जो लड़कियों का जो शिक्षा में आना है वो सुधरा है, लड़कियां बढ़ी हैं शिक्षा में, पढ़ने लगी है लड़कियां बेहतर रिजल्ट ला रही है। ये भी सही है कि आप जो है स्कूलों पे आपने ध्यान दिया है। ये भी सही है कि आपने ध्यान दिया है कि जो है कैसे लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो और लड़कियां जो है सड़कों पर आराम से आ सके, स्कूल पहुंच सके। पंचायतों में लड़कियों की भागीदारी बढ़ाई है, जीविका में महिलाओं की भागीदारी है, आत्मनिर्भर बनाया है, ये सब अपनी जगह सही है। लेकिन शिक्षा के लिए जो कदम उठाए जाने चाहिए थे सिलसिलेवार तरीके से, वो नीतीश कुमार ने नहीं उठाया। मेरा खुद का मानना है कि आपने जो सीधा के पाठक को लगा दिया है और डंडा चला रहे हैं वो, कि वहाँ फाइन, वहाँ सैलरी बंद, वहाँ सब जो है नियुक्ति कर रहे हैं कि आप जो है ये विद्यार्थी जो है स्कूल आए, विद्यार्थी कॉलेज आए, ये अनिवार्य करते रहे हैं कि कॉलेज में विद्यार्थियों का आना जरूरी है, स्कूल में विद्यार्थियों का आना जरूरी है, कॉलेज में शिक्षकों का आना जरूरी है, स्कूलों में शिक्षकों का आना जरूरी है, पढ़ाई जरूरी है। ये सब अपनी जगह सही है, लेकिन रातों रात जो आप बदलना चाह रहे हैं, तो रातों रात जो है वो जंग जो लगा हुआ है सालों का। नीतीश कुमार के पहले भी शिक्षा व्यवस्था चौपट थी। हम जब पढ़ाई कर रहे थे, मैं 80 के दशक की बात करूं, उस समय भी शिक्षा व्यवस्था बिहार की चौपट थी और जिनको बढ़िया पढ़ना होता था वो बाहर जाते थे पढ़ने के लिए। सेशन लेट तो है ही, और इसके पीछे जो बड़ी वजह मानी जाती है कि कुलपति जिस तरह से नियुक्त किए जाते थे राज्यपाल द्वारा, उसमें किस तरह से घूसखोरी थी, किस तरह से चीजें थी, हर तरफ जो है लूट मार मची थी। तो वो तमाम चीजों पे अंकुश लगाने का प्रयास की जा रहा है, चीजें बदली भी जा रही गई हैं, लेकिन इसमें डिक्टेटरशिप वाला जो भाव आ जाता है वो गड़बड़ होता है। लोकतंत्र में तो आपको जो है अगर ये परिवर्तन लाना है तो आपको शिक्षकों से बात करनी होगी, आपको जो है जो विद्यार्थी है उन बच्चों से बात करनी होगी, आपको बात करनी होगी उनके पेरेंट्स से बात करनी होगी कि हम शिक्षा में इस तरह से परिवर्तन करना चाहते हैं। और मुझे लगता है सबके पास दिमाग है, सबके पास कान है, सब बोल सकते हैं, तो सब अपनी अपनी राय दे सकते थे। और बेहतर कौन नहीं चाहता? ठीक है, कुछ लोग चाहते हैं, कई बार ऐसा हुआ जब लगा कि चोरी जो है नहीं करने दी गई तो मारपीट हो गई। मुलायम सिंह ने बड़ा फेमस वो था कि मुलायम सिंह ने कहा था कि चोरी करने की छूट दी जाए, और चोरी करना जो है लगा कि विद्यार्थियों को भी लगता है चोरी करना हमारा अधिकार है परीक्षाओं में, और पेरेंट्स को भी लगता है कि चोरी करके पास किया तो क्या हो गया, पढ़ेगा तो पास तो करेगा मेरा बच्चा, क्योंकि नौकरी मिलेगी उसी आधार पर। तो जब आजीविका का आधार बन जाए शिक्षा, तो इस तरह की चीजें होंगी। अभी उसमें मैं देख रहा हूँ कुछ बच्चे पकड़े गए हैं कि उसका एडमिट कार्ड किसी का था, उसके नाम पर कोई और एग्जाम दे रहा है। ऐसी घटनाएं बहुत होती है और बड़ी बड़ी परीक्षाओं में ऐसी घटनाएं होती है, लेकिन इन घटनाओं को भी रोका गया है, ये बड़ी अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो बिहार में अभी हुआ है पिछले कुछ दिनों में, शिक्षा व्यवस्था को सुधारने को लेकर के बहुत अच्छे प्रयास हुए, बहुत अच्छा इंटेंशन है, लेकिन उस इंटेंशन को सिलसिलेवार तरीके से, सीढ़ी दर सीढ़ी तरीके से किया जाना जरूरी है, न कि डिक्टेटर की तरह। आज हम इस पूरी व्यवस्था पर, पूरी शिक्षा व्यवस्था में क्या बदलाव करने की कोशिश की जा रही है, कहाँ चूक हो रही है, क्या बेहतर हो रहा है, उस बात करने के लिए हमारे साथ है बिहार के वरिष्ठ पत्रकार और जिनका शिक्षा पे विशेष ध्यान है। हमने उनके साथ पहले भी बात की है के पाठक और चंद्रशेखर आजाद को लेकर के। हम उनसे पहले आपको मिलवाएं। उनका नाम है अरुण कुमार पांडे जी। अरुण भाई साहब, आपको नमस्कार और आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। आप हमारे कार्यक्रम में पहले भी आ चुके हैं और शिक्षा व्यवस्था की बात कर चुके हैं। मैंने प्रस्तावना में एक मूल बात रखी है, लेकिन जो एक जो पहला जो सवाल मेरा वो ये है कि क्या ये जो 1,70,461 पदों पर जो बहाली होनी है शिक्षक की, और ये जो है ये इस बड़े पैमाने पर किया जा रहा है और उस तरह की व्यवस्था की गई है एग्जाम सेंटर के, क्या आपको याद है कि इतने बड़े पैमाने पे कभी बहाली हुई और इतने शांतिपूर्ण तरीके से पेपर लीक बिना हुए
सही तरीके से परीक्षा हो गई हो, ऐसा कुछ याद आता है आपको? नहीं, देखिए संजय जी, आपने बिहार के शिक्षा की बदहाली और अभी शिक्षा में सुधार के लिए जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पहल की है, अपनी प्रस्तावना में बड़े विस्तार से आपने बात की। बिहार की शिक्षा व्यवस्था से आप खुद रूबरू रहे हैं, एक विद्यार्थी के रूप में, छात्र जीवन से लेकर और बहुत नजदीक से आपने देखा। जो तस्वीर आपने अपनी प्रस्तावना में उकेरी है, सचमुच एक चिंता का विषय है। लेकिन एक भरोसे की बात आपने ठीक कहा कि आजादी के बाद किसी प्रदेश, किसी एजेंसी में शायद पहली बार 1,70,000 इतनी बड़ी संख्या में नियुक्ति के लिए कोई एक विज्ञापन नहीं निकला। ये उदाहरण नहीं है, मैं बताता हूँ। आपने ठीक ही कहा कि ये शिक्षा में सुधार के लिए, या बिहार के जो स्कूल्स हैं वो शिक्षकों की भारी कमी झेल रहे हैं, और उसके लिए अभी मुख्यमंत्री ने जो 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो विज्ञापन और बीपीएससी से नियुक्ति के लिए जो प्रक्रिया शुरू की है, सचमुच में काबिले तारीफ है, इसकी तो सराहना करनी होगी। लेकिन इस 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद भी स्कूलों में शिक्षकों की कमी पूरी नहीं हो जाएगी। अभी इतनी ही संख्या में बिहार के अभी जो एग्जिस्टिंग स्कूल्स हैं, उसमें 3.5 लाख से अधिक शिक्षकों की बेहद जरूरत है। तो 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति भी हो जाएगी, तो अभी अभी वो पूरी नहीं होगी। लेकिन चलिए, ये पहली बार आपने ठीक ही कहा कि 18 साल में, अब अगले साल 2025 में, इस साल के बाद चुनाव होने हैं, लोकसभा का चुनाव होगा और विधानसभा के चुनाव होंगे। अभी अगले साल लोकसभा के चुनाव होने हैं, ये उसके चौबीस कबल चौबीस में लोकसभा मुख्यमंत्री, हाँ, चुनाव, 24 चौबीस में में लोकसभा लोकसभा चुनाव का होंगे और और 25 25 में में विधानसभा। विधानसभा का होगा। तो बिल्कुल। चलिए, देर से सही, लेकिन जब स्कूल है तो वहाँ छात्र आएंगे, और शिक्षकों की, जब बिना शिक्षक के कोई स्कूल तो चलेगा नहीं। तो मैं इसे एक सराहनीय पहल मानता हूँ कि मुख्यमंत्री ने 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति की जो पहल की, वो एक सराहनीय है। और इसमें अभी जो 3 दिन से परीक्षा हो रही है, आज अंतिम दिन की परीक्षा है, और इसमें अपडेट ये है कि टोटल 8.5 लाख अभ्यर्थी इसके लिए, 3.5 लाख, जो 1,70,000 शिक्षक की नियुक्ति होगी, उसमें पहले अनुमान भले था कि 20 लाख 25 लाख अभ्यर्थी आएंगे, अच्छा, इसलिए कि 25 लाख नहीं शिक्षक आए? बनने के लिए जो पात्रता तय की गई है, वो जनरल हम्म। सिर्फ डिग्री से नहीं होगा। अब उसमें हम्म। क्या है कि जो आपने अभी बताया कि लगभग 80,000 प्राइमरी टीचर बहाल होंगे, उसके लिए जी। किया है कि कैंडिडेट को इंटर पास होना चाहिए और उसको टीचर्स ट्रेंड होना चाहिए, और फिर पात्रता परीक्षा जो चाहे राज्य सरकार वाली हो या केंद्र वाली हो, वो पास करेगा, वही पात्र होगा। तो इसी तरह से हाई स्कूल और इंटर के लिए भी वही है कि उसके लिए ग्रेजुएट होना चाहिए और फिर बीएड होना चाहिए और पात्रता परीक्षा पास होना चाहिए। तो जिस किसी अभ्यर्थी के लिए जब ये शर्त रखी गई है, तो सामान्य तो कोई अभ्यर्थी आएगा नहीं। तो उसकी संख्या, बात सही है कि बिहार सरकार ने पहले डोमिसाइल नीति लागू की थी, कि जब प्रारंभ में 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जब विज्ञापन निकला, तो उसमें सिर्फ बिहारियों के लिए वो शर्त थी कि सिर्फ बिहारी अप्लाई करेगा। लेकिन बाद में फिर नीतीश कुमार ने एक नया सेंस प्रिवेल किया, उन कारणों में मैं नहीं जान चाहता हूँ, लेकिन संपूर्ण हम्म। देशवासियों के लिए दरवाजा खोला कि नहीं, बिहार में देश भर के जो मेधावी छात्र होंगे, हम अवसर देंगे। हमें शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करनी है, इसलिए हम अच्छे शिक्षक, योग्य शिक्षक आएंगे। और इसके लिए उन्होंने पूरे देश भर के अभ्यर्थियों के लिए दरवाजा खोला, और उसमें अभी 8.5 लाख, लगभग 8,25,000 के आसपास अभ्यर्थी शरीक हुए हैं। लेकिन दो अच्छा, दिन की एक मिनट परीक्षा के बाद, मैं 1 मिनट रोक रहा हूँ, 1 मिनट रोक रहा हूँ, क्योंकि मैंने जो जी प्रस्तावना में कहा, मैं जो पढ़ रहा था कि 25 लाख से ज्यादा एप्लीकेशन आए, ऐसा। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि अभ्यर्थी जो है वो 8 लाख के करीब ही आ पाए, मतलब हाँ, उतने सब कंप्लीट 8 लाख आए हैं, हुए? अच्छा, ठीक है, ठीक है। वही मैंने कहा। और उसके जी। बाद फिर उसमें एक और प्रगति हुई कि जो 2 दिन की परीक्षा हुई, उसमें 30% अभ्यर्थी जिन लोगों ने आवेदन दिया था, वो टर्न अप नहीं हुए। मतलब जो लगभग 850 जो परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, उसमें कोई एक परीक्षा केंद्र अब बाद में भी नहीं है कि वहां 100% जो एप्लीकेंट थे, जो एग्जामिनी थे, अपियर हुए हैं। मतलब जो इसकी वजह क्या संपूर्ण है? बिहार के बाहर। इसकी वजह क्या रही? इसकी दो वजह हैं। एक तो वजह यह है कि जिस ढंग से सेंटर बनाए गए, तो सरकार ने ये फोर्सी नहीं किया। ये 3 दिन में 8.5 लाख परीक्षार्थियों के लिए जो 850 केंद्र बनाए जा गए हैं। अब मेरा आठ सौ अनुभव जो अभी चालीस समस्या आई है, मुझे ये लगता है कि प्राइमरी के लिए अलग, सेकेंडरी के लिए अलग और इंटर के अलग कुछ इस ढंग से परीक्षा का डेट तय होता, और उसमें था कि दो जो अप्लाई फॉर प्राइमरी टीचर, उनके लिए 3 दिन की परीक्षा होती, और उसमें आवेदन तो जो देने वाले हैं सबकी अलग कैटेगरी बनी हुई है।
मुझे लगता है कि बीपीएससी ने इसको फोर्स भी नहीं किया और सेंटर्स जी। बना दिया, और उसको 2 पाली में परीक्षा लेनी थी, 2 पेपर्स में, और उसमें किसी को पहले दिन 1 पेपर हुआ, दूसरे दिन 2 पेपर हुआ। तो जो लोग आए हैं, अब जो आपने अभी ठीक ही कहा कि जो छात्र आए हैं, परीक्षार्थी आए हैं, उनके साथ गार्जियन आए, खासकर लड़कियां आई हैं। अब प्राइमरी में 50% लड़कियों के लिए रिजर्व है। अब कोई लड़की कहीं जिला से बाहर सभी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, प्रदेश से बाहर बने हैं। अब मुझे तो झारखंड से और उत्तराखंड से आने वाले कई परीक्षार्थी जो परिचित, उनके परिजनों ने फोन किया था। किसी ने एक समस्तीपुर से फोन किया और कहा कि भाई साहब, रहने की जगह मैं समस्तीपुर में अपनी एक, तो कहा कि मैं पत्नी के साथ आया हूँ और वहां स्टेशन पर ही आज रात गुजारनी पड़ेगी, होटल में कहीं जगह नहीं मिला, और कहीं जाते कोई मंदिर उंदिर भी हमारा तो परिचय नहीं है, शहर से बाहर कहाँ जाते, तो स्टेशन पर वो रात बितानी पड़ी है। तो ये परेशानी हुई है, लेकिन चलिए, जब नौकरी के लिए किसी को अवसर मिलता है तो कोई इसे चुकना नहीं चाहता है। परेशानी और मुसीबत झेल कर भी परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है, और ये एक बड़ा सुखद है कि जो न सिर्फ बिहार, कई राज्यों में आप जानते हैं कि परीक्षा में प्रश्न पत्र लीक होते हैं। इसके लिए कई स्टेट तो पूरी तरह बदनाम है, और कई कई जगह तो प्रश्न पत्र लीक करने वाला एक बजाता ही गिरोह काम करना है। मध्य प्रदेश किसी से व्यायाम घोटाला आपसे वो छिपा नहीं है। बिहार में की भी बदनामी हुई है, बीपीएससी को भी अपनी परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी। लेकिन एक सुखद है कि सबसे बड़े विज्ञापन के लिए विज्ञापन निकलने के बाद वो अभी तक कोई परीक्षा, इसलिए कि इसमें बीपीएससी ने एक बड़ा फुल प्रूफ अरेंजमेंट किया था। वो 4 सेट में क्वेश्चन पेपर, मतलब एक ही सेंटर में सभी परीक्षार्थियों के लिए एक सेट नहीं था, सेम सेट। ये एक बड़ी अपने ढंग की व्यवस्था की बीपीएससी ने इस बार, और उसका ही फल हुआ कि यदि किसी एक सेंटर से कोई क्वेश्चन पेपर कोई प्रयास भी करता तो उससे पूरी परीक्षा की पवित्रता नष्ट नहीं होती, सभी सभी केंद्रों की परीक्षा रद्द नहीं करनी पड़ती। 4 सेट में क्वेश्चन पेपर परीक्षार्थियों के बीच अलग अलग, वो कौन सा तरकीब इन लोगों ने अपनाया है वो एक अलग विषय है। इस तरह से किए गए तो मुझे लगता है नहीं, कि वो ये लीक उसमें वाला क्या जो होता है है, भाई ये साहब, लीक प्रूफ। भाई साहब, उसमें क्या होता है, बॉम्बे में भी क्या होता है कि सामान्य की जो जी परीक्षा होती है, वो चाहे 8वीं क्लास की हो या 10th की हो, उसमें जो विद्यार्थी बैठे हुए हैं एक बेंच पे, समझिए 3 विद्यार्थी बैठे हैं, तो सबके क्वेश्चन पेपर अलग होते हैं ताकि एक दूसरे को कॉपी न कर सके, वो व्यवस्था रहती है उसके लिए। जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो वही सेम पैटर्न बिहार में बीपीएससी ने, ये पहली बार इस तरह का इंट्रोडक्शन था। इसका हुआ कि लीक प्रूफ परीक्षा हो गई, और आज तीसरे अंतिम दिन की परीक्षा, अब वो सब कुछ सही सलामत जो परीक्षार्थी आए हैं वो परीक्षा देकर लौटे, और एक सुखद परिणाम की सबों की आशा होगी। लेकिन एक एक इसमें आपने जब शिक्षा सुधार के लिए चर्चा की है, तो इसमें एक बड़ा बिंदु अभी उठ खड़ा हुआ है धनंजय जी, जो आपके पाठकों को, श्रोताओं को जानना जरूरी है। वो ये है कि ये 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जो परीक्षा हो रही है, इसमें 5 लाख से अधिक बीएड पास छात्र परीक्षार्थी बने हैं, और उनके लिए प्राइमरी टीचर के लिए जो 80,000 पोस्ट हैं, उसमें बहुतों ने 80,000 पोस्ट के लिए भी आवेदन कर रखा था। और अभी राजस्थान के मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है, उसमें जी उसने कह दिया है कि बीएड के परीक्षार्थी जो हैं वो प्राइमरी टीचर के लिए मान्य नहीं होंगे। मतलब बिल्कुल। कोर्ट ने यह मीन किया है कि प्राइमरी टीचर के लिए ट्रेनिंग की जो विधा होती है वो डिफरेंट होती है, और बीएड या अपर क्लासेज के लिए जो टीचर होते हैं उनके ट्रेनिंग का मानक कुछ दूसरा होता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इन्हीं सब कारणों से राजस्थान के केस को लेकर एक फैसला दे दिया कि बीएड के जो छात्र हैं वो प्राइमरी टीचर बहाल नहीं। अब मैं बताऊंगा आपको। इसमें एक और स्पष्ट कर दीजिए, मैं जी कह रहा हूँ कि जो है उसमें है कि जो बीएड किए जो टीचर है या जो ग्रेजुएट है, वो इसमें प्राइमरी स्कूल में टीचर नहीं बन सकते हैं। ऐसा शायद जी प्रावधान है कि आप 12वीं पास है वही हो सकता है, 12वीं तक के जो पास है वो आप एग्जाम दीजिए, बीएड वाले नहीं डीएड वाले चाहिए, ऐसा कुछ है यही मैं शायद। कह रहा हूँ कि प्राइमरी जी टीचर के लिए बिहार सरकार ने जो विज्ञापन निकाला, उसमें इंटर पास निकाला था, और उसमें बीएड वालों को भी रोका नहीं उसने, इसलिए कि अब हाँ। तक तो जो एनसीईआरटी से जो ऑर्डर आ गया था तब तक ही चल रहा था, लेकिन अब फैसला हाँ। यदि 11 अगस्त को आ गया है। अब वो आपको मैं बताऊं कि पूरे बिहार में जो अभी शिक्षक नियुक्ति के लिए जो अभ्यर्थी थे, एक ऊहापोह की स्थिति बनी थी। लेकिन दूसरे ही दिन बीपीएससी के चेयरमैन सामने आए, उन्होंने कहा कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के बाद ना तो परीक्षा रुकेगी और हम परिणाम भी देंगे। और जहां तक कि बीएड का सवाल आया है, अब एक बात है कि परीक्षा तो सरकार ले ली है, परीक्षा लेने पर रोक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने के पहले सरकार ये सारी प्रक्रिया शुरू कर चुकी थी।
अब वो बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस पर लागू होगा कि नहीं, एक अलग है कि फिर लीगल ओपिनियन लेगी। लेकिन बिहार में शिक्षकों की जो जरूरत है, और प्राइमरी के लिए भी यदि हायर एजुकेशन के लोग कोई यदि आ रहे हैं, तो मुझे लगता है ये तो सरकार जो बेहतर है, शिक्षा की ये तो गुणवत्ता बेहतर की है। बात कर रही है उसमें एक बिल्कुल सहायक होगा। तो मुझे लगता बिल्कुल। है कि बिहार सरकार कन्फ्रंट करेगी। आप बीएड हम्म। की डिग्री प्राप्त भी यदि इस बीपीएससी की परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे, तो सरकार उन्हें नियुक्त करेगी, और नियुक्ति के बिल्कुल। साथ फिर उसकी लीगलिटी के लिए सुप्रीम कोर्ट कन्फ्रंट करेगी। मुझे लगता है कि उसमें करेक्ट। सरकार की मंशा स्पष्ट है। साफ है, अब बिल्कुल एक सही। बात जो अभी शिक्षक वाली जो बात कही आपने, और आपने हम्म। ठीक ही कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने जहां 2 लाख नौकरी, 2 करोड़ नौकरी की बात की थी, तो पूरा कोरोना काल में तो देश ने एक दूसरा दर्द एक्सपीरियंस किया है कि नौकरी देने की बात कहाँ, जो जिसकी नौकरी थी वो नौकरी चली गई, जी और बिल्कुल। लाखों नौकरियां चली गई। और चली गई। बिहार ने तो उसका सितम ज्यादा झेला है। नौकरी छोड़ दिए, जो रोजी रोटी लेके बाहर गए थे, उसमें 30 लाख से अधिक लोग, धनंजय जी, अब इस बिहार में लोग कैसे कैसे वापस लौट लौटे आए। थे, पूरे देश बिल्कुल। दुनिया ने देखा है। हम्म। अब रही बात की, अभी इस बिहार में जब राजद साथ आया है, तो राजद की ओर से आपको याद होगा, जब नीतीश जी के खिलाफ राजद था, तो तेजस्वी ने घोषणा की थी कि मेरी सरकार बनेगी तो हम 10 लाख 10 लाख। सरकारी नौकरी देंगे, और बिल्कुल। पहली कैबिनेट में पहली कलम से ही ये नौकरी देने की हम पहल करेंगे। अब आज सत्ता हम्म। में सहभागी है, और राजद सबसे बड़ा दल है, और मैं ये बहुत जिम्मेवारी से आपसे कह रहा हूं कि चुनाव में बिल्कुल। राजद को इसका लाभ भी मिला था। इसलिए हम्म। कि यूथ चाहे जिस जाति का हो, सबको नौकरी हम्म। चाहिए, जॉब चाहिए। उसका एक बड़ा बिल्कुल। रिस्पॉन्स हुआ। और उसके बाद हम्म। नीतीश भी उस समय जब भाजपा के साथ थे, एनडीए था, तो वो दबाव में आ गए थे, और उन्होंने हम्म। नौकरी की बात तो कम की, 17 लाख रोजगार देने की बात की। अब जब हम्म। राजद साथ आ गया, तो नीतीश कुमार ने तेजस्वी की उसी को गाड़ी बढ़ाने के लिए आगे कहा कि हम 10 लाख सिर्फ नौकरी नहीं, हम 10 लाख रोजगार भी देंगे। हम्म। अब तो ये सरकार पर एक दबाव है कि 10 लाख बिल्कुल। नौकरी और 10 लाख रोजगार। फिर हम्म। अभी तेजस्वी ने कल परसों एक घोषणा की है कि इस 1,70,000 शिक्षकों की नियुक्ति के बाद हम शिक्षा स्वास्थ्य विभाग में 1,40,000 नई नियुक्ति करने जा रहे बढ़िया। हैं। और उनका ये बढ़िया। भरोसा दिलाया है कि चुनाव के हम्म। पहले तक 2025 आते आते 5 हम्म। लाख नौकरी तो हम निश्चित रूप से देने जा रहे हैं। और उस दिशा एक में में विभाग में। एक एक मेरा सवाल है, आप उधर जाएं उसके पहले फिर बात करेंगे उस जी पर, कि मुझे पता चला कि ये जो पोस्ट ग्रेजुएट जो टीचर की बहाली थी, यानी ये 11वीं और 12वीं के लिए जो बहाली थी, 57,602, उसमें शायद उतने भी अभ्यर्थी नहीं आ पाए, एप्लीकेशन नहीं आ पाए। क्या ये सही है? और अगर ऐसा है अभी तो क्यों हुआ अभी ऐसा? इस हिसाब का आकलन अभी लगता है, पिछली बार जब बहाली हुई थी तो नहीं मिला था। लेकिन जो हम्म। आपने अभी कहा है कि इंटर में 57,000 पद खाली हैं, उसके लिए बहाली होने जा रही है। हम्म। और हम्म। हाई स्कूल के लिए 10 के लिए, इस बार ये है कि मिडिल के लिए बहाली नहीं हो रही है, लेकिन क्लास 10 के लिए और क्लास 11 के लिए, जो इंटर के लिए आपने कहा है, तो उसमें अब हम्म। तो देखना होगा, इसलिए कि बीएड पास, बीएड जो है, बीएड से तो +2 में बहाल होंगे ही। अब वो देखना हम्म। होगा कि उस समय जब विषय वार शिक्षक मिलते हैं कि नहीं। ये हम्म। पिछली बार हम्म। भी जब बहाली हुई तो सब्जेक्ट वाइज टीचर की कमी हम्म। थी, तभी इसने हम्म। दरवाजा बिहार सरकार ने खोला कि बाहर के भी आवें। लेकिन हम्म। अब वो बीएड वाले जो हैं, वो तो +2 के लिए और 10 के लिए भी हैं। इसलिए वो रिजल्ट अच्छा के बाद एक। ही सामने आवेगा। जी मुझे लगता है जी। विषय वार शिक्षकों की कमी होगी। मैथ, जी साइंस और अच्छा। इंग्लिश के लिए ये अभी जी रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा, बीपीएससी की पता तस्वीर चलेगा, सामने बिल्कुल आएगी बिल्कुल। तो कि जो क्वालिफाई किए हैं। आपने जैसा कि कहा कि 3.5 लाख के करीब शिक्षकों के पद खाली है, और जी बहाली कर रहे हैं 1,70,000, यानी लगभग आधा आधा कर रहे हैं। तो जी आधे शिक्षकों की बहाली के लिए सरकार ने कुछ प्लान बनाया है? कुछ नजर आ रहा है कि जल्दी करने वाले हैं या क्या करने वाले हैं? इन्हीं के आधार पे चलेंगे? क्या कुछ प्लानिंग है, आपको पता है, नहीं, या आप अभी तो तो जानते देखिए, हैं सरकार को भी? नियुक्ति की प्रक्रिया कोई वनडे मैच है नहीं। अभी तो देर से सही 1,70,000 की जब नियुक्ति हो जाएगी, तब तो पूरा शासन प्रशासन, मैं आपको कहूं कि 2024 और 25 में तो शासन प्रशासन और राजनीतिक शक्ति भी चुनाव जीतने और चुनाव लड़ने में रहेगी। अब नियुक्ति तो, ये अभी जो सौगात ये लोग बांटने जा रहे हैं, इसको भुनाएंगे, और अब अगला चुनाव होगा, उसमें कहेंगे फिर आप पावर में आप अवसर दोगे तो हम 5 लाख और उससे अधिक बहाली करेंगे। इसलिए जो और शिक्षकों की जो जरूरत पड़ेगी, उसका हाँ। सपना लोग बांटेंगे। जिस तरह से नरेंद्र मोदी की सरकार ने 2 करोड़ नौकरी का सपना दिखाया, और आपको याद होगा उस समय यूथ को एड्रेस किया था, और युवकों में, छात्र युवकों में खासकर जो रोजगार बेरोजगार हैं, उनमें एक बड़ी
आस जगी थी कि केंद्र सरकार जो उम्मीद जगा रही है 2 करोड़ नौकरी देगी, तो उसका बड़ा रिस्पॉन्स भी मिला था नरेंद्र मोदी सरकार को। 2014 और 19 के चुनाव में जो नरेंद्र मोदी के नाम और चेहरे पर जो उनको रिजल्ट मिला, उसमें यूथ का बड़ा रोल था। लेकिन मैं मानता हूं कि बेरोजगारी के सवाल पर, महंगाई के सवाल पर केंद्र सरकार से और सब फ्रंट पर जो कुछ राष्ट्रवाद हो, जो आपने मठ मंदिर और कई चर्चा की आपने, अभी तो चर्चा बिहार के शिक्षा सुधार पर है, उस पर मैं नहीं जाऊंगा। लेकिन बिहार में ये जो पहली बार नियुक्ति का एक बड़ा अवसर मिला है, इसको निसंदेह ये भले ही 18 साल के अपने कार्यकाल में नीतीश कुमार नहीं कर पाए, लेकिन इस श्रेय कहीं ना कहीं कुछ हद तक राजद और तेजस्वी को ही मिलेगा कि सत्ता में आने के बाद नियुक्ति का इतने बड़े पैमाने पर महत्व हुआ। इसको एक ईमानदारी से हम सब लोग को आकलन करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। मेरा अब अगला सवाल ये बनता है जी, हाँ हाँ, क्या बोल रहे थे, रही बात क्या बोल रहे थे? नहीं, इसके बाद आपने बिहार के शिक्षा की बदहाली के संदर्भ में अपनी प्रस्तावना में मैं उस पे आता हूँ मैं ये पहले एक और सवाल जानना चाह रहा हूँ कि जो ये घटना हुई है कि पेपर लीक नहीं हुआ, शांतिपूर्ण तरीके से एग्जाम हो गया, इतनी बड़ी बहाली निकली है, तो बिहार की पब्लिक में क्या इसका मैसेज गया? बिहार की पब्लिक में और इतनी इसको तो सराहना की है भी। इतने लोग 1,70,000 नई नियुक्ति, मतलब 1,70,000 परिवार मानिए। एक परिवार में यदि 5 व्यक्ति होता है तो आप इसको 17-85 समझिए, 8.5 लाख लोग, मैंने अब इसको डायरेक्ट बेनिफिशियरी होगा। इसलिए इसको तो सब लोग, कोई आलोचना का विषय नहीं है। लेकिन इसमें एक हैरानी की बात है जो इसको भी गौर करना चाहिए कि बिहार में अभी 3.5 लाख नियोजित शिक्षक कार्यरत, और नीतीश गवर्नमेंट ने एक शिक्षा में सुधार के लिए, मतलब जो शिक्षक कार्यरत हैं उसके बारे में ये आम चर्चा रही कि उसमें गुणवत्तापूर्ण वाले शिक्षक नहीं है, योग्यता की कमी है। और पिछले दिनों नीतीश के ही कार्यकाल में जो शिक्षकों के नियुक्ति का जो तौर तरीका अपनाया गया, उसमें पहले मुखिया को अधिकार दे दिया गया था, जिला परिषद मतलब 6 नियोजन इकाई बना दी गई थी। अब तो एक जो उसमें तो नियोजित शिक्षक जो कार्यरत हैं, वो एक उनका एक अलग आंदोलन चल रहा है कि हमको बिना शर्त आप बीपीएससी की परीक्षा का जो लैडर लगाया है कि आप बीपीएससी की परीक्षा पास करेंगे तभी अध्यापक बनेंगे और आपको नया वेतन और वेतनमान और सुविधा देंगे। तो उसमें अधिसंख्य, मैं बताऊं कि उसमें 90% एंड एबव नियोजित शिक्षकों ने आवेदन ही नहीं दिया है। और उस पूरे आंदोलन का नेतृत्व वामदल कर रहा है। और यहाँ आए थे उसके दोनों के, यहाँ सीताराम येचुरी भी आए थे, डी राजा साहब भी आए थे, और फिर यहाँ लालू प्रसाद से मिले, मुख्यमंत्री से मिले, और उनको है कि चुनाव के पहले सरकार, भरोसा भी दिलाया है नीतीश कुमार ने। मुझे लगता है कि उन्हें बिना शर्त, मतलब अधिसंख्य शिक्षकों, जैसे मैंने आपको बताया कि 90%, 95% शिक्षकों ने आवेदन नहीं दिया है नियोजित शिक्षक। ये हैरानी तब होती जी जब वो कार्यरत शिक्षक भी इसमें बहाल होते, तब समझिए कि और क्या परेशानी होती इस परीक्षा के संचालन। मेरा एक सवाल है, एक नागरिक होने के नाते और एक जागरूक नागरिक होने के नाते, ये जो नियोजित शिक्षक वाले जो हंगामा कर रहे हैं कि हम बीपीएस के थ्रू नहीं आएंगे और इसमें वाम दल कूदा है, ये लोकप्रियता के लिए तो ठीक है, लेकिन जब आप एक बार आपका बेसिक ही गड़बड़ है, मान लीजिए अभी अब ये संजय शर्मा की जब बात आती है ईडी वाले चीफ की, कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इलीगल बहाली है तो उसको आप लीगलाइज कैसे करोगे? लीगलाइज अगर करोगे, कानून कुछ बदल के भी करते हो तो गलत होगा ना। गलत हुआ उसको हम ठीक करेंगे, ये जो लोकप्रियता का जो पैमाना ये तय करते हैं, मुझे लगता है ये गलत है। और सवाल केवल नौकरी का नहीं है, सवाल होता है बच्चों के भविष्य का। आगे के जो बच्चे पढ़ेंगे, वो अगर एक ऐसा टीचर है जिसको जनवरी नहीं लिखने आता है, एक ऐसा टीचर है जिसको पिता लिखने नहीं आता है, जो एक ऐसा टीचर है जिसको टेबल नहीं आता है, वो अगर बच्चों को पढ़ाएगा तो कैसा बच्चा पैदा करेगा, कैसा बच्चा बनेगा वो? तो इस मुद्दे पे मुझे लगता है कि कड़ाई से निपटने की जरूरत है, ढील देने की जरूरत नहीं है, चाहे लोकप्रियता आए या जाए। अगर आप एक और बात मैं कंप्लीट करूं। दूसरी बात ये होती है कि भाई आप एग्जाम क्यों नहीं देना चाहते, कहाँ दिक्कत है? जैसे अभी मैं कुछ विद्यार्थियों के पढ़ रहा था, उसमें विद्यार्थियों ने कहा कि 8वीं 9वीं 7वीं क्लास में जो किताबों में है वही पूछा गया क्वेश्चन में। तो आपको क्या दिक्कत है इस बात से? आप बच्चों का एग्जाम लेते हैं हर साल आप, तो आप एग्जाम क्यों नहीं देंगे? एक दूसरी बात क्या है कि आप जब आरोप लगाते हैं कि ये जो मुखिया ने बहाली की, या जो जिला पंचायत स्तर पे, जिला परिषद स्तर पे जो बहाली हुई, वो सारी बहाली हुई डिग्री लेकर के आओ नौकरी पाओ। हालांकि डिग्री लेकर के आओ नौकरी पाओ नहीं था, डिग्री के साथ पैसा भी लेकर के आओ, रिश्वत लेके आओ और नौकरी पाओ।
तो पूरे बिल्कुल तरीके सही से कहा। गलत तरीके से लगभग बहाली, मतलब मुझे लगता है कि आप ज्यादा बेहतर बताएंगे, मैं जितना जानता हूं 99% बहाली जो है गलत है, पैसों पे बहाली हुई है, चाहे मुखिया खा जाए वो पैसा, या बीडीओ सीईओ सब मिल करके खाए, या कलेक्टर से होते हुए चीफ मिनिस्टर तक पहुंचे, मुझे नहीं पता कहां कहां पहुंचा। तो वो पैसा जब इलीगल बहाली है, तो वामपंथी दल जो ये कर रहे हैं, मुझे लगता है वामपंथी दलों को ये फिर से सोचना चाहिए कि आप न्यू में गलत चीजों को क्यों डालना चाहते हैं। ये आप इस पे क्या देख रहे हैं कि इस पे लोग किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, आम आदमी किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं जिनके बच्चे उन स्कूलों में पढ़ने जाते हैं। ये इसकी दो चीज माननी होगी। एक तो है कि बोया पेड़ बबूल का आम कहाँ से हो। अब वो शिक्षकों की बहाली तो इसी नीतीश गवर्नमेंट ने की है, और उस समय जो नहीं वो टीचर्स एक की मिनट, बहाली। एक मिनट भाई साहब वो एक अक्सर हमारे जो स्पीकर आते हैं या जो भी बोलते हैं, हर स्टेट को वैसा बोल रहे हैं। ये स्टेट लेवल पे बहाली, ये योजना स्टेट लेवल की नहीं थी, ये सेंटर से आया था। और आपको याद होगा वाजपेयी जी के समय में ये कॉन्ट्रैक्ट बहाली, हालांकि ये मनमोहन सिंह की पूरी योजना बताई जाती है, क्योंकि वो मिड डे मील, उसके बाद लड़कियों के लिए बाथरूम, बिल्डिंग, अच्छा ये सब करने के चक्कर में बजट आपने कम कर दिया। शिक्षा का जो बजट था उसको लगातार मोदी की सरकार ने भी नीचे किया, लेकिन मिड डे का खर्चा, उसके बाद जो है बिल्डिंग बनाने का खर्चा, बाथरूम बनाने का खर्चा, वो सारा उसी में ऐड कर दिया गया। तो जाहिर है उसमें टीचर को कॉन्ट्रैक्ट पे लाया गया, जो पहले जिस तरह से बहाली होती थी वो खत्म की गई। तो आपने गुणवत्ता टीचर चुनने के बजाय विद्यार्थियों को स्कूल में कैसे लाएं, ये व्यवस्था आपने करी। आपने पहले सोचा कि सारे लोगों को, 100% लोगों को, बच्चों को हम स्कूल लेकर के आए, लेकिन स्कूल लेकर के आए, स्कूल आकर के वो आदत तो डाल रहे हैं, लेकिन पढ़ करके जो निकलेंगे तो कैसे बच्चे होंगे, इस पर रिसर्च नहीं किया गया, इस पर काम नहीं किया गया। और ये पूरे देश में हुआ है। इसलिए वर्नाकुलम मीडियम के बच्चे जो है हर जगह नौकरी के लिए भटक रहे हैं, उनको योग्य नहीं कहा जा रहा। आपको याद होगा योगी जी ने क्या कहा था कि हमारे यहाँ योग्य नहीं है लोग जिनको नौकरी दी जा सके, हालांकि बड़ा विवादास्पद हुआ था ये। तो डिग्री आप क्यों दे रहे हैं, जब योग्य नहीं तो डिग्री कैसे दे रहे हैं आप। तो कुल मिलाकर के मैं ये कहना चाह रहा हूं, और आप इसका ये कीजिए कि जो बहाली होती है या जो ये होती है, वो स्टेट लेवल अपने लेवल पे करती है, लेकिन स्टेट लेवल जब ये नीतीश कुमार कर रहे थे तो उनको क्या ये दिखाई नहीं पड़ रहा था कि केंद्र ने ये कहा तो है, तो ये फंड हम कहां से लाए, या हम आपत्ति करें कि इस तरह के जो बहाली करवाएंगे उससे क्वालिटी टीचर नहीं आएगा, खराब होगा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ नीतीश कुमार ने उसमें विरोध क्यों नहीं किया। नहीं देखिए, आपने ठीक ही कहा। एक तो जिस समय ये समर शिक्षा अभियान के तहत ये फंडिंग हुई, आपको याद होगा, जो राइट टू एजुकेशन में क्लास 8 तक शिक्षा सबों के लिए अनिवार्य कर दिया गया, और केंद्र सरकार की नीति आई कि हम समूह की शिक्षा के लिए अनिवार्य कर रहे हैं, तो 1 to 8 तक जो भी खर्च होगा वो केंद्र सरकार वहन करेगी, और उसमें राज्य सरकार की भी कुछ हद तक हिस्सेदारी हो। मतलब 80-20 का उस समय ये फॉर्मूला तय हुआ। तो फंडिंग फार्मूला समग्र शिक्षा अभियान के तहत तय हुआ था, लेकिन शिक्षकों की बहाली के तौर तरीके तो तय करने थे राज्य सरकार को। और उसमें मैं बताऊं कि लालू जी की सरकार जाते जाते, जिस समय वो जा रहे थे 2005 के पहले, उस समय बिहार में स्कूल ये शायद स्कूल्स वेयर 2003 में रनिंग लागू हुआ था, विदाउट टीचर। 2003 या 2002 में लागू हुआ था, अभी एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा, ये हम पॉलिसी वही कर 2000। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि जब लालू राव राज का अंत हो रहा था, अब नीतीश सरकार आई थी, उसमें शिक्षकों स्कूलों की हालत मैं बता रहा हूँ कि स्कूल में शिक्षक बेहद कम थे। मतलब जहाँ पांचवी तक पढ़ाई होती है या 8वीं तक या 10वीं तक पढ़ाई होती है, स्कूल में शिक्षक बहुत कम बचे थे। कम थे, यहाँ तक बिल्कुल कि सही। स्कूल बिल्डिंग की हालत भी बुरी थी। तो नीतीश सरकार के आने के बाद इनको जब 10th फाइनेंस कमीशन के तहत या केंद्र से जब मदद मिली, तो बिहार में स्कूल बिल्डिंग्स और हॉस्पिटल बिल्डिंग्स बड़ा बेतहाशा संख्या में बढ़ी। मतलब आज बिहार के स्कूलों के गांव की तस्वीर, आप गांव से भी आते हैं, आपने देखा है, आज गांव गांव में भी स्कूल बिल्डिंग भी बन गया है, हमारे एक गांव में हॉस्पिटल पुरानी, बिल्डिंग बन। हमारे गांव में जो बिंद मेरा गांव है, वहाँ पुरानी जी बिल्डिंग को हटा दिया गया, 2 मंजिला बिल्डिंग वो भी थी, और अभी नई बिल्डिंग बनी है पूरी। और जी। एक मजेदार बात ये बताऊं कि जब मैं पढ़ रहा था तो उस समय 23 शिक्षक हुआ करते थे, और विद्यार्थी होते थे कुछ 400 या 500 विद्यार्थी हुआ करते थे। आज जो है, आज भी हालांकि शिक्षक फिर बढ़ गए, अभी वहां भी काफी शिक्षक हो गए हैं, लेकिन एक समय ऐसा था जब 4 टीचर थे और विद्यार्थी 1000 होते थे। तो ये जो नहीं, आप आज बात भी कर अभी रहे आप हैं। बिंद स्कूल का जहाँ जहाँ से आप पढ़े हैं, आज जी। आकलन करेंगे तो तब हैरानी होगी। जिस स्कूल में आप जब पढ़े थे 400 विद्यार्थी हैं, आज वहाँ 1200 विद्यार्थी हो गए हैं। तो इस शिक्षकों की संख्या 23 से 46 नहीं हुई है अभी। नहीं हुई है, पद भले एग्जैक्टली बड़े होंगे, बहाली नहीं बिल्कुल हुई है। मैं यही बात आपको कह रहा हूँ
कि एक बार एक कलम से सरकार ने, नीतीश गवर्नमेंट ने मिडिल स्कूल को अपग्रेड कर दिया हाई स्कूल में, और हाई स्कूल को अपग्रेड कर दिया सेकेंड +2 में। लेकिन शिक्षकों के जो पद स्वीकृत हुए, मतलब हर में जहां हाई स्कूल था इंटर इंट्रोड्यूस किया, कम से कम 6 शिक्षक बहाली, लेकिन बहाली नहीं। वही बात मैं कह रहा हूँ कि आज बिहार में जो शिक्षा की बदहाली है उसके मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण यह है, जैसे आप अस्पताल खोल देंगे, अच्छा बिल्डिंग बना देंगे। ये आपने अपने गांव की ही चर्चा की, संपूर्ण बिहार में आज ये तस्वीर है कि स्कूलों के लिए स्कूल आज कमरा कम पड़ गया है छात्रों की संख्या के हिसाब से, लेकिन आज भी बिहार के स्कूल एंड कॉलेज शिक्षकों की कमी, बेहद कमी से जूझ रहे हैं। तो अभी जो शिक्षकों की कमी जब पूर्ण होगी, अभी तो संख्या, मैंने आप कहें कि शिक्षा के क्षेत्र में नीतीश कुमार ने नए कई सारे इंस्टीट्यूशन खोले हैं, लेकिन गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की आप जो चिंता करते हैं, यही कारण तो है कि बिहार के जो मेधावी छात्र या जो गार्जियन से अफोर्ड करने वाले हैं, या बिहार में जो एकेडमिक सेशन जिस ढंग से कहीं नियमित नहीं है, अपने बच्चों को बाहर पढ़ा रहे हैं और अच्छा रिजल्ट भी कर रहे हैं, IAS IPS भी कर रहे हैं, या मेडिकल इंजीनियरिंग में भी जा रहे हैं। लेकिन बिहार की जो शिक्षा की बदहाली है, जो हम आप जो तस्वीर देख रहे हैं, अब हम आप तो उसी बिंद स्कूल, और मैं भी फतुहा, पटना जिले का फतुहा स्कूल में पढ़ा हूँ। कोई सेंट जेवियर स्कूल और कोई इस तरह के स्कूल में मुझे भी पढ़ने का सुअवसर नहीं मिला। हमारे गार्जियन अफोर्ड नहीं कर सकते थे, लेकिन हम लोग उसी गांव से आए हैं। उस समय शिक्षक भी योग्य होते थे, और हम लोगों ने भी अपनी मेहनत से कुछ ज्ञान अर्जित करने की कोशिश की है। आज जो आपने बात की है कि शिक्षक को खुद ही यदि मौलिक ज्ञान नहीं है, वो ABCD और ये नहीं पढ़ा सकता है, कुछ सिंपल वर्ड्स नहीं बता सकता है, तो छात्रों को क्या पढ़ाएगा? लेकिन धनंजय, भी मानता हूं कि जो 12-15 साल से जो शिक्षक कार्य कर रहे हैं, आप उसको नीचे स्तर पर भी क्या करना है? बच्चों को अक्षर ज्ञान देना है। स्कूल की बात मैं कर रहा हूँ, जो बच्चे स्कूल आते हैं उनको संस्कार देना है, आचरण दिखाना। आप कुछ ब्रिज ट्रेनिंग दीजिए। अब जो इतना अयोग्य शिक्षक में, अरुण भाई, एक दर्शक हमारे जो है कौशलेंद्र सिंह है, वो उन्होंने लिखा है, जो हम चर्चा कर रहे थे, आपने आप उस पे आए थे। उन्होंने कहा है कि जो है इन्हें ट्रेन किया जाए या पात्रता परीक्षा के माध्यम से जांच हो। मेरा कहना है, मैं जो ऐड कर रहा हूं आपको, कि आप जो है उनको महीना भर की ट्रेन, जिसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, उससे और स्पष्ट हो जाएगा। मैं गांव में गया स्कूल खोलने के लिए, मैंने कहा कि मैं गांव को, ये बम्बई में कहाँ अपना जीवन खराब कर रहा हूँ, गांव को बेहतर बनाता हूँ, सस्टेनिंग सिस्टम डेवलप करता हूँ गांव में। और गांव में मैंने स्कूल शुरू किया कि नर्सरी, जूनियर, सीनियर से फर्स्ट तक का शुरुआत में किया हमने। और हम जब टीचर ढूंढने लगे भाई साहब, तो टीचर मिले ही नहीं। बिहार शरीफ से भी हमने कहा कि आइए, हम सैलरी आपको देंगे, आने को तैयार नहीं हुए, गांव है नहीं आएंगे। हमने कहा हमारे गांव तो डेवलप गांव है, खैर नहीं मिले टीचर। फाइनली मैंने क्या किया कि जो लड़कियां इधर उधर कहीं पढ़ा रही थी, जो ग्रेजुएट थी, उनको मैंने पकड़ा और उनको मैंने कहा कि आओ आप पढ़ाओ। और मैंने जब टेस्ट लिया, तो आप हंसेंगे, ग्रेजुएट लड़की, उसको हमने कहा ये अंग्रेजी की जो किताब थी नर्सरी की और जूनियर सीनियर की, वो हमने पढ़ाने की कोशिश की कि पढ़ लो, पढ़ो इसको। तो उसने कहा FUN, फन जो है, उसको पढ़ा फुन, FUN फुन। हमने कहा अरे यार, FU फुन नहीं होता है, फन होता है। तो अब उस तरह से मैंने क्या किया कि 3 महीने में मैंने उन तीनों 4 लड़कियों को पूरी किताबें रटा दी बढ़िया इसके साथ, कि आप इसका क्या मतलब होता है, इसका क्या। अब वही लड़कियों ने जब पढ़ाया, तो बच्चों ने बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया। हालांकि हम स्कूल चला नहीं पाए, टीचर की कमी की वजह से मैं वहां रह नहीं सकता, 3 साल मैंने समय दिया और नहीं हो पाया। लेकिन मैं जो महसूस किया कि अगर ये टीचर समझिए वो नहीं पढ़ा रहते हैं जनवरी, जिसे मैंने FU इसलिए कहा उदाहरण, तो आप उनको 3 महीने 4 महीने की जबरदस्त ट्रेनिंग दीजिए। आप उन्हीं ब्रिज स्कूलों कोर्स में, किसको कहते हैं? हाँ उन्हीं स्कूलों में जहां वो बच्चे हाँ, पढ़ा रहे हैं, हाँ, हाँ, सही कहा उन्हीं आपने। स्कूलों में टीचर को भेजिए और बोलिए कि आपका 2 क्लास आपका लगाएंगे, कि आप हिस्ट्री पढ़ाते हो आप आओ, आप जो है इंग्लिश पढ़ाते हो बेसिक आप आओ, और आपको पूरी किताब पढ़ा दीजिए, उसको रटा दीजिए एक तरह से। फिर देखिए रिजल्ट आएगा, वही टीचर बढ़िया कर जाएंगे। ये नीतीश कुमार सरकार को सोचना चाहिए। अब क्या सोचते हैं नहीं सोचते हैं मुझे नहीं मालूम। एक और मैं जल्दी से सवाल कर दूं कि समय हमारा हो रहा है। एक जो मैंने प्रस्तावना में भी कहा, ये जो डिक्टेटरशिप वाला जो पॉलिटिशियन में आ जाता है गुण, कि आप मुख्यमंत्री हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं, आप IAS ऑफिसर हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, मतलब आपको मिल गया कि आप जो चाहे करें। अरे लोकतंत्र है भाई। मुख्यमंत्री जी ठीक है, आप चुनाव नहीं लड़ रहे हो, लेकिन जनता चुन करके भेजती है। जनता की बातों को सुनना जरूरी है। जनता किस तरह से समाज बनाना चाहती है, जनता किस तरह से देश बनाना चाहती है, लोकतंत्र में सबसे इंपॉर्टेंट ये है। और आप वहां जाते हैं, तो अगर आप डिक्टेटरशिप बना लेंगे कि मैं ऐसे चाह रहा हूं, आप कौन है मैं ऐसा चाह रहा हूं वाला भाई, आप संवाद कीजिए। आप चाह रहे हैं ठीक है,
आप नीतीश कुमार जी चाह रहे हैं कि हम शिक्षा व्यवस्था ऐसे सुधारेंगे, के पाठक जी को लगाया गया है, मंत्री जी चाह रहे हैं ऐसे चाहेंगे, वो सब सही है, लेकिन जो आप चाह रहे हो उसको सबके साथ संवाद करो पहले, इम्प्लीमेंट करने से पहले। अगर आप संवाद नहीं करोगे, अचानक कर दोगे, तो मुझे लगता है वो बड़ा चिंता का विषय हो जाता है लोकतांत्रिक प्रक्रिया का। आप इसको किस तरह से देखते हैं? देखिए, अब यथार्थ को समझिए। ये नीतीश कुमार का जो पूरा कालखंड कार्यकाल का है, मैं बताता हूँ कि इसमें जनप्रतिनिधि जिसको आप कहते हैं, वो कहीं से उनको सम्मान नहीं मिला है। खासकर जनप्रतिनिधि के नाते सुविधाएं मिली हैं सरकार की तरफ से, जैसे बिहार के विधायकों को सांसद से भी अधिक पेंशन और अन्य सुविधाएं मिलती है। सुविधा उन्होंने बढ़ाई है, वो खुद अपने लिए भी सुलभ बढ़ाई है। कल वो नहीं रहेंगे पद पर तो उनको भी वो सुविधा का लाभ होगा। लेकिन जनप्रतिनिधियों का बिहार में अपेक्षित सम्मान नहीं है, न नौकरशाह पूछता है और न उनको सरकार मतलब मुख्यमंत्री तरजीह देते हैं। ये बिल्कुल सच्चाई आपसे कह रहा। अब जो बात आपने कही, मुख्यमंत्री के पूरे 8 साल की जो कार्यशैली रही, वो जनप्रतिनिधियों से संवाद कम और अधिकारियों से ज्यादा लगाव रखते हैं। आज आठ नहीं उनके इर्द 18 साल गिर्द कुछ स्लिप हो 18 गया, साल 8 नहीं 18 साल। नहीं, 2 साल उसमें मैं जीतन राम अच्छा, मांझी अच्छा, वाला अच्छा, माइनस करके बोलता हूँ। माइनस कर, अब ठीक है। आप कंटिन्यूटी में कहते हैं, लेकिन आप 16 इसमें साल, जीतन राम मांझी तो फुल फ्लेज सीएम थे ना, वो ठीक, जगदम्बिका पाल की तरह नहीं थे। इसलिए नहीं थे। भले भले उनके बनाए हुए थे। मैं जब भी हाँ, गिनती करता हूं तो उस गिनती में उसको उस हिसाब से मैं परोस रहा हूँ। जो भी बिल्कुल, रहे, बिल्कुल। तो नीतीश हाँ, कुमार का अधिकारियों से ज्यादा लगाव रहा है। उनके इर्द गिर्द अधिकारियों की बात ज्यादा सुनते हैं। आपको आरसीपी सामने उदाहरण है, आरसीपी सिंह, वो उनके ओएसडी थे सीएम के रूप में, रेल मंत्री के रूप में, बाद में उनके सलाहकार बन गए, राजनीतिक सलाहकार बने, फिर पार्टी अध्यक्ष बने, केंद्रीय मंत्री बने और आज आगे बन के उनको सत्ताच्युत करने के लिए बीजेपी के साथ मिले हैं। कुल मिलाजुला कर पूरे उनके इर्द गिर्द आज सारे बोर्ड निकायों में जो आईएएस अधिकारी ही जो रिटायर होते हैं, आईएएस आईपीएस, उनको बैठाए जा रहे हैं। जहां जनप्रतिनिधि और शिक्षाविद भी बैठाए जाते रहे हैं, वहां सब भाई जगह साहब, भी नौकरशाह भाई साहब, रिटायर। आपको टोक रहा हूँ। देखिए, मोदी जी का भी ट्रेंड यही है। आप याद कीजिए, वो गुजरात के मुख्यमंत्री काल से प्रधानमंत्री काल तक आज पीएमओ के अलावा किसी की इज्जत नहीं है। योगी जी के भी यही है, नीतीश जी का भी। मैं एक और इसमें ऐड करता हूँ, मैं अगर खुद विवेचना करता हूँ तो लालू प्रसाद यादव जी का जो शासनकाल था, उसमें जनप्रतिनिधि के नाम पर जो नेता थे उनका पूरा आतंक था, और नौकरशाही जो है बड़ी कमजोर स्थिति में थी। जो उनके क्लोज थे वो तो ठीक थे, और नतीजा हुआ व्यवस्था एकदम पूरी अस्त व्यस्त हो गई। थानेदार भी चल रहा है तो वो लोकल नेता है, जो जिला अध्यक्ष है या ब्लॉक अध्यक्ष है, उसके इशारे पे चल रहा है, विधायक के इशारे पे चल रहा है। तो काम करने में नौकरशाही को दिक्कत तो हुई थी, लेकिन हुआ क्या, मुझे ऐसा लगता है, आप अगर गलत हो तो करेक्ट कीजिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि नीतीश कुमार उसको ठीक करने के चक्कर में दूसरी गलती कर गए। आप बैलेंस बनाइए, आप जनप्रतिनिधि और नौकरशाही दोनों को एक मंच पर लाइए और लेफ्ट राइट बनाइए उसको, कि लेफ्ट भी, अगर आपका जो है जनप्रतिनिधि है, तो राइट आपकी नौकरशाही है। ये संतुलन मुझे बिल्कुल, लगता है नीतीश कुमार नहीं बना पाए। अगर वो बिल्कुल सही बनाते, आपने कहा। बेहतर शासन व्यवस्था हो। बिल्कुल आपका एकदम सही, यही मैं कहने जा रहा था। जी, लालू जी, यादव का पीपुल्स इंस्ट्रक्शन ज्यादा था, लेकिन वो संतुलन नहीं बना पाए, तो हुआ कि नौकरशाही जो है वहां पैर तले जिसको कहिए दबाया जाने लगा। अब वीडियो के यहाँ जा करके बहुत जगह आया कि वहां का जो लोकल कार्यकर्ता टाइप भी नेता होता था, वो जा करके वीडियो के यहाँ टेबल पर भी कुर्सी रख, मैंने टेबल पर अपना पैर रख देता था और कहता था ये काम करना होगा। थानेदार बिल्कुल। में वो इस तरह से चलती थी, जो आज आज चल रहा है जिस तरह से वेस्ट बंगाल में, चाहे सीपीएम का राज हो या आज ममता बनर्जी का राज हो, वहां संगठन के लोग जो कुछ है, एक मैं शब्द गुंडागर्दी शब्द यूज कर रहा हूँ, आज जो वहां पीड़ित भुगतने वाले लोग हैं बताया करते हैं। तो खैर ये मैं मानता हूं कि जो राजनेता है उसको आज लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनप्रतिनिधियों का जो समुचित सम्मान है, जो जनता से चुने हुए प्रतिनिधि, चाहे वार्ड कमिश्नर हो या एमपी हो, उसको समुचित सम्मान मिलना चाहिए, इसलिए कि वो जनता के प्रति उत्तरदायी और हर 5 साल पर उसको जनता के बीच जाना है। लेकिन काश नीतीश कुमार इस बैलेंस को नहीं मेंटेन कर पाया। अभी अब जब के पाठक की आपने जो बात की है, और लगे हाथ जी, के पाठक के आने के बाद शिक्षा मंत्री से जो टकराव हुआ, बड़ा दुखद था। ये बात सही है, जो शिक्षा की बदहाली की आपने चर्चा की थी, ये बात सही है। कोरा से ही जो घोड़ा बहुत अड़ता हो और नहीं चलता हो, तो कोड़ा से ही बढ़ाया जाता है। तो बिहार में शिक्षा के सुधार के लिए के पाठक की शैली गलत हो सकती है, लेकिन 2 दर्जन से अधिक जो फरमान जारी किया है के पाठक में,
शिक्षा में सुधार के लिए वो सर्वथा अपेक्षित था धनंजय जी। ये मैं अनुभव जो आम लोग सराह रहे हैं। आज शिक्षक समय से स्कूल जा रहे हैं। आज वहां कर दिया कि स्कूल से लेकर कॉलेज तक छात्रों की 75% उपस्थिति अनिवार्य कर दी कि जब छात्र नहीं जाएंगे तो उनको फॉर्म नहीं भरने दिया जाएगा। अब बताइए, जब छात्र जाएंगे तो शिक्षक पर यूं ही दबाव होगा, वो तो हंगामा करेंगे, पढ़ाई नहीं होगी। पहले कॉलेज के शिक्षक से आप बात किए होते तो कहते लड़के पढ़ने ही नहीं आते हैं। सच था कि वो पढ़ाने ही नहीं जाते थे। कहते तो वही कुल थे। मिला जुलाकर एक तस्वीर बदली है इस कहिए कि डंडा के शासन के बल पर ही, और इसका बड़ा ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिल रहा है। लेकिन के पाठक ने बहुत सारा अटपटा आदेश भी जारी किया है और उसमें निरीक्षण का जो दौर चलाया, तो शिक्षा विभाग से दीगर वो अब सप्लाई इंस्पेक्टर को, पंचायत सेवक को और डी ऑफिस में काम करने वाले किरानी को भी इंस्पेक्टिंग ऑफिसर का अधिकार दे दिया है स्कूल में। इसको कहीं से सराहना नहीं की जा सकती है। अब वो मिड डे मील देखने के लिए जा रहा है वहां जूनियर इंजीनियर। आप बताइए ये है ही क्या उचित? अरे एक बात और क्या है अभी जी, एक संकट कि ये है भाई शिक्षा साहब, विभाग के अधिकारियों के लिए कहा है, जो आपने शुरू से देखा है कि पहले इस ब्लॉक में होता था स्कूल इंस्पेक्टर, अब उसका पद नाम बदल गया। अब कहा है कि नहीं, शिक्षा विभाग के सारे अधिकारी जो फील्ड 4 घंटा ऑफिस में और 4 घंटा फील्ड में रहेंगे, उनको इंस्पेक्शन रोज करना है। अब एक व्यवस्था जो एक कंटिन्यूटी के लिए, और डीएम को कहा है कि आप महीने में मॉनिटरिंग कीजिए। तब मुझे लगता है कि जब स्कूल में अधिकारी, पहले आपको या हम लोग आपके जमाने में जब डीओ और कोई आरडीडी के आने की चर्चा होती थी स्कूल में, तो थोड़ा सा साफ सफाई, एक माहौल, लड़कों को थोड़ा सा समझ किया जाता था कि देखो ये पूछा जाएगा तो तुम जरा स्मार्टली जवाब देना, साफ कपड़ा पहन के आना, इतना भर रहता था। ये सब खत्म हो गया था धनंजय जी। तो के पाठक के इस प्रयास से एक सकारात्मक प्रभाव संपूर्ण बिहार में देखने को मिला है। हालांकि के पाठक एक खौफ का नाम हो गया है शिक्षकों के बीच में, लेकिन चलिए आज उसके बहाने कॉलेज को कहा कि नहीं, कॉलेज में भी टीचर यदि हैं, आज 1.5 लाख 2 लाख उनको वेतन मिलता है। जो यूनिवर्सिटी विभाग अध्यक्ष हैं, 2 लाख से अधिक वेतन मिलता है, और वो पढ़ाने नहीं जाएंगे। उनके लिए यदि सख्ती बरती जाएगी तो ये तो सर्वथा उचित है। ये काम जो हुआ है, मैं मानता हूं कि इसको जनता सराह। जो आपने सवाल पूछा कि इस सब तरह की जो कार्रवाई पाठक ने की है उसका असर क्या है, लेकिन बहुत जगह उन्होंने कुछ बेढंगा तरीके से जो कार्यशैली की, जिसमें अभी सरकार और राजभवन में टकराव हो गया। आप बताइए कि पूरा विश्वविद्यालय अधिनियम में कुलाधिपति जो है वो सर्वोपरि होता है हायर एजुकेशन में। अब के पाठक ने वीसी की नियुक्ति के लिए विज्ञापन विभाग से निकाल दिया, उसके पहले से निकला हुआ था राजभवन से। अब ये जब मीडिया ने इसको उछाला कि तो अतिक्रमण है राजभवन में राज्यपाल के काम में, तो मुख्यमंत्री परसों गए थे और 48 घंटे का आज लेकिन ये भाई साहब, मेरा यहाँ भी ये है, आप इस बात को मानेंगे। क्या होता है कि जिस तरह से करप्शन हमारे दिमाग में घुस गया है, हमारे जीवन में करप्शन, भले प्रधानमंत्री बोले कि करप्शन को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन करप्शन जो है नाक के ऊपर आ गया, आंख के भी ऊपर करप्शन है। पूरे देश में करप्शन है, कोई एक स्टेट की बात नहीं है और कोई एक डिपार्टमेंट की बात नहीं है। और मैं तो बोलूं कि 99% लोग जो है करप्शन में बिलीव करते हैं, वो पद पे रह रहे हो या पद पे नहीं रह रहे हो, जो आम जिसको जनता है अवसर नहीं मिला है वही नहीं कर रहा है। हाँ, वो आम जनता में से वो है कि आप पैसा देकर के चाहते हैं कि ये सर्टिफिकेट हमारा जल्दी से आ जाए। खैर, लेकिन जो मूल सवाल है कि जो मेरी चिंता है और जो मैं सोचता हूं कि ये करप्शन जब इतना भारी मात्रा में हो, चाहे एजुकेशन डिपार्टमेंट में हो, पुलिस डिपार्टमेंट हो, इवन जो करप्शन, एंटी करप्शन ब्यूरो में करप्शन भरा हुआ है, छोड़ दीजिए बाकी जगहों पे, तो ऐसे में बड़ा आसान नहीं है व्यवस्था को ठीक कर पाना। जब पूरा सड़ चुका है, पूरा शरीर जो है सड़ चुका है, सारे ऑर्गन खराब हो गए हैं, तो कैसे जिंदा रखेंगे व्यवस्था को? तो ये बड़ी कोशिश, और मैं इसमें नीतीश कुमार तो छोड़िए, राजनीतिक बात हो जाती है, लेकिन के पाठक की तारीफ इसलिए मैं करता हूं कि के पाठक एक ईमानदार ऑफिसर के लिए पूरा बिहार स्टेट आसान काम नहीं है, और उसने जो किया है वो सराहनीय है। लेकिन जो गलत मैं बताता हूं कि डिक्टेटरशिप, नीतीश कुमार को देखना है कि डिक्टेटरशिप लागू ना हो, और इतनी हड़बड़ी में क्यों है नीतीश कुमार। और मैं एक और बात कहना चाहता हूं, एक तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई साहब कि आप आए हमारे कार्यक्रम में, हमारा समय भी पूरा हो गया है। तो लास्ट जो है बैंडिंग लाइन में बोल दूं, हालांकि आपने बड़ा बढ़िया बोला कि परिवर्तन तो हुआ है, और इस परिवर्तन में कुछ गड़बड़ियां होंगी। गड़बड़ियां जो करेगा, जो फाइनली जो काम करेगा उसी की तो आलोचना होगी। जो कुछ कर ही नहीं रहता तो आलोचना कहाँ हो रही थी अब तक? के पाठक जो है एजुकेशन सेक्रेटरी है ना शायद, ये एजुकेशन विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं। अपर मुख्य सचिव है।
तो इसके पहले कौन कौन सचिव थे कोई नाम नहीं जानता है। के पाठक का आज नाम तो जान रहे हैं लोग। तो काम तो हुआ है, लेकिन इसको संवैधानिक तरीके से, इसको लोकतांत्रिक तरीके से किया जाना बहुत जरूरी है। एक तो मिनट आप खाली इसमें जोड़ दीजिए, एक मिनट इसमें एक लाइन में जोड़ देता हूं कि नीतीश जी ने अपनी संतुष्टि के लिए एक बड़ा ठोस काम किया कि जो शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के कई अटपटे बयान से बड़ा ही परेशान थे वो, और संपूर्ण बिहार में रामायण पर या कुछ इस ढंग से कर रहे थे, के पाठक को बैठा करके उन्हें कम से कम शिक्षा मंत्री को पटक्ष में डाल दिया है। अब वो आज के पाठक की ही चर्चा शिक्षा विभाग में होती है, शिक्षा मंत्री कौन है शायद अब वो यदि और 6 महीने रह जाएंगे ना तो शिक्षा मंत्री कौन है फिर आपको जीके टेस्ट करना पड़ेगा। नहीं, लेकिन हमारी इच्छा है कि शिक्षा मंत्री भी जाने जाएं, नीतीश कुमार इसको बैलेंस करें और शिक्षा मंत्री को बुलाएं, के पाठक जी को बुलाएं, दोनों के बीच एक समन्वय स्थापित करें और उनको बयान देने से रोके कि शिक्षा मंत्री का काम बयान देना नहीं है। शिक्षा मंत्री का काम, जो विपक्ष में वो बयान देंगे चलेगा, लेकिन जब आप पद पे हो तो करके दिखलाओ। करके दिखलाओगे जो के पाठक कर रहे हैं, आज हम सब तारीफ कर रहे हैं इस बात की, लेकिन उसको लोकतांत्रिक तरीके से किया जाना भी जरूरी है। तो आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दर्शकों, आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा आप जरूर बतलाएं। हालांकि इस तरह के कार्यक्रम में दर्शक कम आते हैं, लेकिन मैं उनकी भी चिंता नहीं करता हूँ, इस बात की भी चिंता नहीं करता हूँ। जरूरी है कि मैसेज जो है लोगों तक जाए और अच्छे मैसेज, मैं फिल्म पत्रकारिता में रहा हूँ तो मैं जानता हूँ कि अच्छे मैसेज जो है धीरे धीरे जाते हैं। गॉसिप वाले मैसेज, कौआ कान लेके भागा, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बहुत तेजी से चलती है। तो कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप 3 बजे के कार्यक्रम में और 9 बजे के कार्यक्रम में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। धन्यवाद।